नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंडसेट मैटर्स में। आज हमारे साथ उपस्थित है इंदौर करणी सेना परिवार के जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह सिसोदिया जी। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने बीच में काफ़ी आंदोलन हुए, करणी सेना के द्वारा आंदोलन हुए, काफ़ी बीच में करणी सेना के द्वारा चर्चा हुई, तो उसके बारे में हम जानेंगे और चर्चा करेंगे कि आगे हम करणी सेना को किस तरीके से देखते हैं। नमस्कार ऋषिराज सिंह जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आनंद मंगल है। मैंने तो आपका परिचय दे ही दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी अपना परिचय दें, जिससे ऑडियंस आपको और अच्छी तरीके से समझ सके। नमस्ते सभी मेरे बंधुओं को और पूरी टीम को जिन्होंने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया है। मैं ऋषिराज सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष करणी सेना, और बाकी आपके जो सवाल होंगे उनका पूरा जवाब दिया जाएगा। और उसमें आपका और अच्छे से परिचय बाकी परिचय तो वैसे मिल ही जाएगा। और वैसे तो आपको लोग जानते ही है। ऋषिराज सिंह जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि करणी सेना जो परिवार अपना बना है, कि काफ़ी बड़ा करणी सेना परिवार बन चुका है और जगह जगह पर अभी लोग करणी सेना को जानने लगे हैं। करणी सेना परिवार की स्थापना कहाँ और कब हुई है? करणी सेना परिवार की नहीं कहते, करणी सेना को मध्य प्रदेश में सन 2015 में जी जीवन सिंह जी शेरपुर के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। जी 2015 में हमने पहली रैली जावरा में निकाली थी जी और उसी रैली में मैं सम्मिलित हुआ था और तभी मेरा मन हुआ कि करणी सेना को इंदौर में भी हम स्थापित करें। जी जिस दिन मैंने करणी सेना की मीटिंग रखी थी 11 सितंबर जी 2016 को 11 सितंबर 2016 को करणी सेना की हमने पहली रैली यहाँ निकाली थी। उसके एक महीने पहले हमने एक मीटिंग रखी थी जिसमें मुश्किल से 5 लोग इकट्ठे हुए थे। जी पूरे शहर में करणी सेना, पूरे जिले में करणी सेना को कोई नहीं जानता था। उस समय मैं घर घर ढाणी ढाणी गया, मैंने लोगों के बीच में संगठन को स्थापित किया जी और पहली 11 सितंबर 2016 को दशहरा मैदान से लगा के लोहा मंडी तक हमने बाइक रैली निकाली थी। उसका समर्थन बड़ा मिला। क्योंकि मैं रतलाम जिले से हूँ तो स्थानीय लोगों ने पहली बार मुझे देखा, संगठन को पहली बार देखा और फिर हमने बड़ी ताकत के साथ में वो रैली निकाली और फिर हमारा पद्मावती के मुद्दे पे, ज्वलनशील मुद्दे पे हम लोगों ने काम किया। तब से हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर संगठन के रूप में मध्य प्रदेश में करणी सेना स्थापित हुई। जी, आपने करणी सेना का अध्यक्ष पद कैसे पाया? मैंने जब 2016 में करणी सेना की रैली निकाली थी 11 सितंबर 2016, बार मैं तारीख, क्योंकि मेरे जीवन की पहली तारीख है। जी 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 तो उसके पहले मैंने खूब मेहनत करी। ये कार्यक्रम भी मैंने बिना जिला अध्यक्ष के पद के किया था। जी जब मैंने कार्यक्रम किया, जीवन सिंह जी को लगा कि नहीं यार, दादा ने अच्छा काम किया है जी, तो उस दिन फिर इन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष नियुक्त किया था। जिला अध्यक्ष इंदौर। और उस दिन से मैं आज तक जिला अध्यक्ष हूँ। जी, आपका पहला जो आंदोलन था वो क्या रहा ऋषिराज सिंह जी? हमारी करणी सेना में हमने उन ज्वलनशील, मेरा पहला आंदोलन तो आपको बता ही दिया है जी। हमने एक रैली निकाली थी। उसके बाद पद्मावती जैसे ज्वलनशील मुद्दों पे एक मूवी बनी थी, आपको ध्यान होगा, पद्मावती बनी थी, जिसमें भंसाली ने हमारी माता पद्मावती के ऊपर काल्पनिक चित्रण दर्शाए थे जी, जिसका विरोध संपूर्ण राजपूत समाज, पूरे हिंदू समाज ने मिलकर किया था जी। हमने जगह जगह उसके पुतले फूके, हमने हाईवे जाम किए। उस समय हमारे ऊपर 36,000 लोग, इंदौर जिले में 36,000 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे पूरे प्रदेश में जी हमारे ऊपर। तो वो मुकदमों से और उस मूवी का विरोध करने से और कहीं ना कहीं हम इतने सफल रहे थे कि हमने एक लंबे समय तक उस मूवी को मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया था जी। उसकी बात मुख्यमंत्री जी, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी हमारी मुलाकात हुई थी। हमने उस समय चर्चा की और तब से करणी सेना पूरे प्रदेश में सबसे बड़े आंदोलन के रूप में, उस समय के आंदोलन के रूप में उभरी जी। अभी बीच में हमने ये देखा है कि और काफ़ी चर्चा चली थी, भोपाल में एक आंदोलन हुआ था करणी सेना के द्वारा, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जी, जिसमें आपकी और करणी सेना की कुछ मांगे थी जी। करणी सेना की कुछ मांगे थी जो कि न्यूज़ में बताया गया था कि करणी सेना की मांगे पूरी करने का वादा शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है जी। तो वो करणी सेना का जो वादा किया गया था, वो वादा सच था या सिर्फ शांत करवाने के लिए वादा किया गया था आंदोलन? देखिए, सरकारों द्वारा जब भी कोई वादा होता है वो हमेशा वादा खिलाफी की जाती है जी, वादे नहीं होते हैं। वो वादा खिलाफी तत्काल समय को, उस समय की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाए जी, उस जगह से कैसे अपने आप को साफ करके निकाला जाए जी, सरकार सिर्फ इसी मुद्दे पे काम करती है। और ये धोखाधड़ी, फ्रॉड गवर्नमेंट का काम है, वो करती रहती है। हमने जिन मुद्दों को लेके काम किया प्रदेश में जी, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में अभी तक 4 सबसे बड़े आंदोलन हुए हैं, टीम जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में हुए हैं जी।
2017 में पहला आंदोलन रतलाम में हुआ जिसमें 2 से 2.5 लाख लोग उपस्थित हुए थे 2017 में जी। उसके बाद 1 साल की गैप देके 2018 में दूसरा आंदोलन महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ जी, जिसमें करीबन 7 से 8 लाख लोग इकट्ठे हुए थे जी। फिर 2019 में हमने देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में एक आंदोलन किया जिसमें कम से कम 10 लाख प्लस लोग हुए थे। तेज बारिश में भी इतने लोग आए थे जी। उसके बाद में फिर हमने भोपाल 8 जनवरी का जन आंदोलन किया जी। हमने भोपाल को पड़ाव बनाया था। भोपाल हमारा एक आंदोलन रहेगा जिसके अंदर हम हमारी बात सरकार से सीधी संवाद के रूप में करेंगे जी। हमने आंदोलन किया 12 लाख प्लस लोग वहाँ पर उपस्थित हुए जी। सर्व समाज के लोगों ने समर्थन दिया। उसमें हमारे भाई जीवन सिंह और करीबन 5-7 लोगों ने अखंड भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे जी। हम 7 दिन 8 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। सरकार को कहीं ना कहीं दबाव महसूस हुआ। सरकार ने फिर कैबिनेट हमारे पास में आई। तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा, अरविंद सिंह भदौरिया और जगदीश देवड़ा, इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई जी। उस कमेटी में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों की जो 21 सूत्री मांगे हैं जी, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए जी, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया जाए जी, किसानों को स्वामीनाथन के रिपोर्ट के हिसाब से उचित मुआवजा दिया जाए, आरक्षण एट्रोसिटी एक्ट स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, घोड़ा ऋण जैसी समस्याएं हैं। ऐसे बहुत सारे ज्वलनशील मुद्दों को लेके हम लोगों ने सरकार से के सामने अपनी 21 सूत्री मांगे रखी थी जी। 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो मैं नाम बता चुका हूँ वो लोग हमारे बीच में, सरकार हमारे बीच आई, चौपाल पर बात करी। उन्होंने कई बार हमको प्रॉब्लम लोग बन दिए कि आप आइए जी, अपन सीएम के साथ बैठ के बात करते हैं। लेकिन हमने कहा ये आम जनता की समस्या और जनता की समस्या जनता दरबार में होनी चाहिए, ना कि किसी बंद कमरे में होनी चाहिए जी। उस समय हमारी बातों को लेकर उन्होंने कहा था आपकी 21 सूत्री मांगों को हमने मान लिया है जी। इसमें से आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, बाकी जो 19, 18, 19 मांगे वो हम पूरी कर देंगे आपकी जी। 2 महीने का समय लिया गया। हमने उनको 1 महीना एक्स्ट्रा 3 महीने का समय दिया और 3 महीने तक लगातार हम उनके संपर्क में रहे। लेकिन 3 महीने के बाद में जैसे ही सरकारें वादा खिलाफी करती है जी, वही वादा खिलाफी हुई। हमारे मुद्दों पे उन्होंने बात नहीं करी, हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए और उसके दुष्परिणाम भी उनको भुगतने पड़े कि जो 2 मिनिस्टर हमारे कोर कमेटी में आए थे वो दोनों चुनाव हार चुके और फिर बाकी सब आपके सामने है। बिल्कुल। तो जैसे जब आपकी कोई भी मांगे पूरी सरकार के द्वारा नहीं की गई तो आपने इसके लिए आगे कुछ सोचा है कि आप चुनाव लड़ेंगे इसके लिए या फिर आगे दिल्ली तक बात जाएगी? देखिए, सरकार के द्वारा जो हमारी मांगे नहीं पूरी की गई जी, तो हम लोगों ने हार नहीं मानी जी, हम लड़ते रहे। हम हमारी बात को मनवाने के लिए समय समय पर उचित आंदोलन करते रहे। उसके बीच में चुनाव आए, जीवन सिंह जी चुनाव लड़े, 43,000 वोट लेके आए। हम इसे गिलास को आधा खाली क्यों देखें, 43,000 ऊपर तक भरा हुआ था। वो पूरी एंटी गवर्नमेंट चुनाव था, पक्ष विपक्ष दोनों हमारे खिलाफ लगा हुआ था। उसके बाद भी हम 43,000 वोट लेके आए जी। और हमने चुनाव के बाद में फिर हम निरंतर कार्य करते रहे और जब तक हमारा लक्ष्य, अभी आपको पता होगा कि हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ, हरदा में का बड़ा आंदोलन आपके द्वारा, बड़ा आंदोलन हम 21 दिसंबर को हरदा में जो कर रहे हैं जी हाँ, फिर से उस आंदोलन में हम लोग बता देंगे कि वास्तव में करणी सेना परिवार की ताकत क्या है, करणी सेना किस हिसाब से काम करती है और आम जन की भावनाएं हमसे जुड़ी हुई है क्योंकि हम निष्पक्ष भाव से काम करते हैं जी। हरदा में भी आपका आंदोलन हुआ था, करणी सेना के द्वारा एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और काफ़ी कुछ करणी सैनिक को परेशान किया। तो उसके लिए आप प्रशासन को किस तरीके से देखते हैं कि आपको लगता है कि प्रशासन करणी सेना को ही परेशान करने का प्लान कर रहा है कि करणी सेना जहाँ दिखेगी वहाँ हम उसको परेशान करेंगे? देखिए, प्रशासन का एक शासन प्रशासन का सीधा काम होता है जी कि आप गूंगे बेरे बन के रहो जी, आप बोलो मत, आप अपने हक अधिकार की आवाज़ मत उठाओ, आप चुपचाप रहो, अन्याय हो रहा अन्याय को सहते रहो, तो वो आपके साथ है जी। लेकिन जिस संगठन के हम सूत्रधार हैं, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, हमें अत्याचार न हमारे पूर्वजों ने सहा है न हम सहेंगे। हक अधिकार की बात के लिए, अपनों के हक के लिए हमें जिस हद तक लड़ना होगा, जिस ताकत से लड़ना होगा, हम लड़ेंगे। हरदा में हमारे जिलाध्यक्ष ने जो काम किया, वहाँ पर एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा था, धरने के ऊपर जिलाध्यक्ष के ऊपर लाठीचार्ज हुई जी। हमारे प्रमुख जीवन सिंह जी शेरपुर हरदा गए, धोखे से उनको वहाँ पर बुलाया गया जी।
कि आप आइए, आप आके, उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, मैं आंदोलन समाप्त कर देता हूँ और हमारे जिलाध्यक्ष को आप छोड़ दीजिए, जो मुद्दे हैं, वो जो आरोपी हीरा चोर जो आरोपी है उसको आप गिरफ्तार कर लीजिए। ये सारे मुद्दे हुए थे, धोखे से जीवन सिंह जी को बुलाया और टारगेट करके उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। जब लाखों कर्णी सैनिक जिस व्यक्ति की भावनाओं, जिस व्यक्ति से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, अगर आप उसके साथ लाठीचार्ज करेंगे, उसके साथ आप अन्याय करेंगे, हमारे मुखिया के साथ अन्याय करेंगे, तो उसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेंगे। बिल्कुल सही। तो हमने 21 दिसंबर हरदा में जो आंदोलन की घोषणा करी है, वो पहला आंदोलन ऐसा जो शॉर्ट टर्म घोषणा है हमारी जी, और जिसकी तैयारी हमारी इतनी अच्छी है। हम मोटा 10 लाख प्लस लोग हरदा में, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि 21 दिसंबर के दिन हम कम से कम 10 लाख लोग हरदा में उपस्थित रहेंगे। हमारे मुखिया के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका बदला लेने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका बदला लेने के लिए, और उन मासूम बच्चों का जो छात्रावास में थे जिन्हें प्रताड़ित किया गया, जो नेशनल न्यूज बनी जी। आप किसी के पिता को किसी बच्ची के सामने मारेंगे, उस बच्ची ने चीख चीख के बयान दिया कि तुम पुलिस वाले गंदे हो। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्षत्रिय को अपना धर्म निभाना पड़ता है। बिल्कुल निभाना पड़ता है, और हमेशा से निभाते आए हैं जी, तो निभाएंगे आगे भी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि सरकार की तरफ से करनी सेना को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, सरकार की तरफ से करनी सेना को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, पर इतना सपोर्ट जरूरी है कि समय समय पर हमें मुकदमों में उलझाया जा रहा है जी, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं जी, कहीं से भी हमें दबाने की कोशिश की जा रही है जी। ये तो माँ करनी का ऐसा आशीर्वाद है कि 10 साल के हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम हमारे दम पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें किसी का सरकार या किसी मंत्री का सपोर्ट नहीं है। आपके ऊपर भी कई आरोप लगाए गए हैं, जैसे आप प्रताड़ित कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं लोगों को, तो उसके लिए आपका क्या विचार है? क्योंकि कई जगह मैंने सुनी है ये बात कि ऋषिराज सिंह जी प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, डरा धमका रहे हैं कि उनके पीछे एक सेना खड़ी है। काफ़ी आरोप आप पर लगे हैं और सालों से लगते आ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि ये अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं, मुझे अच्छा समय मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें बिल्कुल देना चाहूँगा जी। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, सही है। जब आप समाज का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं, आप जब 36 कौम की बात करते हैं जी, तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेगा, और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, वो लगने भी चाहिए। जब आप काम करते हैं, आप कुछ नहीं करोगे, घर के अंदर बैठे रहोगे, तो आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे। लेकिन आप हजारों लोगों के साथ में रहोगे, हजारों लोगों के काम करोगे, हजारों लोगों के हक अधिकार की बात करोगे, तो कोई न कोई, जैसे कि हमारे कुछ पत्रकार बंधु जो हमें टारगेट करते हैं जी, कुछ मीडिया चैनल वाले हमें टारगेट करते हैं जी, क्योंकि 100% तो कोई सही हो नहीं सकता। मैंने आज किसी व्यक्ति, मेरे किसी कार्यकर्ता के लिए मैं लड़ा हूं, तो मेरे ऊपर ये लगेगा कि ऋषिराज सिंह धमका रहा है, पर आप ये देखो ना, ऋषिराज सिंह धमका किसके लिए रहा है? वो क्या खुद के लिए धमका रहा है? सही बात है, समाज हित के लिए। आज मेरी समाज की किसी बहन के ऊपर अगर गलत होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं चुप बैठूंगा? मुझे उस बहन का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब उस बहन का सपोर्ट करूंगा मैं, उस बहन का सपोर्ट करूंगा मैं, तो लोग कहेंगे गुंडा है, गुंडा है। अब वहां जाके जो लड़के उस बहन को परेशान कर रहे हैं, तो जाके उनके घर हाथ जोड़ के बोल नहीं सकता यार आप इसको परेशान करो? कोई मानता है क्या? बिल्कुल सही बात है। भय बिना प्रीत होए गोपाला, बिना भय के तो प्रीति भी नहीं होती है। मेरे समाज में जो दबे हुए कुचले हुए मेरे भाई हैं, जिन्हें वास्तव में हमारी जरूरत है, उन लोगों तक हम पहुंचते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं। अब रही बात कि ऋषिराज सिंह के पीछे एक सेना खड़ी है, कुछ लोग हैं जिनके दम पर ऋषिराज सिंह डराता है, धमकाता है, तो क्यों नहीं? जिनके लिए मैं खड़ा रहूंगा वो मेरे लिए खड़े क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे। और ये डर जरूरी है, होना भी चाहिए। शासन के मन में हो, प्रशासन के मन में हो, आम जनता के मन में हो, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। अभी हमने कुछ समय पहले एक जीवन सिंह जी की वीडियो देखी, आपके चैनल के माध्यम से भी देखी, जीवन सिंह जी के चैनल के माध्यम से भी देखी और न्यूज़ में भी देखी। उनको मारने की धमकी दी गई, तो उसके लिए करनी सेना क्या नजरिया रख रहा है अपना, कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्योंकि हमने जो देखा है कि अभी जीवन सिंह जी कुछ समय पहले अभी एक रैली हुई थी जिसमें जीवन सिंह जी उपलब्ध हुए, तो देखा जाए तो उनकी सुरक्षा उसमें बहुत कम दिखी। तो सुरक्षा को लेकर करनी सेना ने कुछ एक प्लान किया है कि अपन उनको ज़्यादा सुरक्षा दें, क्योंकि धमकी मिली है, नेता का नाम भी उन्होंने लिया है, कुछ नेता लोग भी हैं जिसमें शामिल। देखिए आज की तारीख में जीवन सिंह जी मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं जी। जो समाज का काम कर रहा है वो नेता है
हम समाज का काम कर रहे हैं तो सामाजिक नेता है। जी। तो लोकप्रिय व्यक्ति है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जवाबदारी बनती है। हमने लिखित में भी दिया है कि कहीं ना कहीं हमारी जान को खतरा है, जीवन सिंह जी की जान को खतरा है। शासन प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन उन्होंने उल्टा जो निजी सुरक्षा गार्ड थे, उनके भाई थे, उन तक के उन्होंने वेपन्स जमा करवा दिए। सरकार तो चाहती है कि इसके ऊपर अटक हो जी। और ये हमारे बीच में ना रहे, लेकिन सरकार के मुगालते हैं कि आज जीवन सिंह अकेला नहीं है। जीवन सिंह के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और हमारे भाई की जवाबदारी, हमारे भाई की सुरक्षा हमारा काम है, हम करेंगे। सरकार नहीं कर पा रही है तो। जीवन सिंह जी को जैसी धमकी मिली थी वैसी कभी आपको भी धमकी मिली है? हाँ, मुझे अभी 1-1.5 साल पहले जी एक धमकी भरे थे कि तुम्हें मरवा देंगे जी। अनजान कॉल भी थे, कहीं से खबर भी आई थी कि मेरी सुपारी दी गई है। मैंने गवर्नमेंट को भी इसके बारे में बताया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन गवर्नमेंट तो कभी कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। जीते जी कोई सरकार आपकी कोई मदद नहीं करती है। हमारे सुखदेव सिंह जी को भी धमकी मिली, उन्होंने एसपी और कमिश्नर को बोला था, लेकिन जीते जी कोई मदद नहीं हुई। बाद में उनका इनकाउंटर, उनका मर्डर हो गया उनके ऑफिस में। तो हमारी सुरक्षा हमें अच्छे से पता है कैसे करना और हम कर लेते हैं। हमारी सुरक्षा हमें पता है कैसे करना और हम कर लेते हैं। जब हम हमारे भाइयों की सुरक्षा कर सकते हैं तो खुद की सुरक्षा कैसी करते होंगे अब आप भी देखो। जैसा आपने बताया अभी कि सुखदेव गोगामेडी जी की प्रशासन ने नहीं सुनी। 5 दिसंबर 2023 को उनके घर में घुसकर हत्या की गई जी। करनी सेना ने, देखा जाए तो इसके लिए उनको अभी तक कोई इंसाफ तो नहीं मिला है। कोई सरकार की तरफ से कोई कुछ चीज़ें हमने देखी नहीं है कि जो गोगामेडी जी के लिए सरकार खड़ी हुई हो, क्योंकि और नाम लिया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनका मर्डर किया है। लेकिन न्यूज़ में ये भी चला था कि इसमें सरकार का भी हाथ है, इसमें बिश्नोई की गैंग का भी हाथ है। करनी सेना क्या सोचती है इसको लेके? क्या बदला लेने के अभी भी भावना मन में है गोगामेडी जी के लिए? देखिए क्या होता है कि जब तक आप जिंदे हैं ना, तब तक ये एकदम स्पष्ट बात है, जब तक आप जिंदे हैं इतने सारे भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप नहीं हैं, आज ऋषिराज सिंह आपके बीच में बैठा है तो आप सब मुझे याद कर रहे हो। कल अगर ऋषिराज सिंह नहीं रहा जी तो सिर्फ और सिर्फ एक याद बन के रह जाऊंगा। उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा वो मेरे परिवार के ऊपर पड़ेगा जी, मेरे बच्चों के ऊपर पड़ेगा जी, मुझसे जुड़े हुए मेरे भाइयों के ऊपर पड़ेगा जी। आज लंबा समय हो गया, कहीं ना कहीं लोग सुखदेव सिंह जी को भी भूल गए। जी। महत्वाकांक्षी लोग जो होते हैं, जो समय समय पे अपने बॉस बदलते रहते हैं, जी, जो समय समय पे पाला बदलते रहते हैं, चाटुकार लोग होते हैं, उनको किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुखदेव सिंह जी है नहीं है फर्क नहीं पड़ा, जीवन सिंह जी है नहीं है फर्क नहीं पड़ा, ऋषिराज सिंह है नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा। समय समय पर वो अपना स्थान व्यक्ति सब चेंज करते रहते हैं जी। तो आपकी अपनी लड़ाई आपको अपने हिसाब से लड़नी पड़ेगी। करनी सेना अभी कितने भागों में विभाजित है? मेरे हिसाब से बहुत सारे भाग हो गए। करनी सेना के बहुत भाग हो गए जी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग करनी सेनाओं का गठन कर दिया जी। जो हमने 2015-16 में जो बेड़ा उठाया था, समाज को एक जाजम पर बिठाया था। राजपूत समाज में एक गांव में 2-2 दरारें थी जी, जो बेटी रोटी का व्यवहार तक नहीं था, कोई शादी ब्याह में नहीं जाते थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे। इंदौर जिले की बात करूं तो मैंने 2016 में जब आया 2018 तक मैंने सारे गाँव की दरारें खत्म कर दी जी, सारे गाँवों के मनभेद खत्म कर दिए, मतभेद खत्म कर दिए। सबको एक एक करनी सेना, एक जाजम जी। तो हमने नारा लगाया, एक संगठन, एक जाजम, एक व्यक्तित्व, एक लीडरशिप, इसके नारे लगा के हमने साथ में काम किया। उसी का परिणाम यह था 2019 में कम से कम 10 लाख लोग मां अहिल्या की नगरी में उपस्थित हुए थे जी, हुए थे। उसके बाद में महत्वाकांक्षी लोग आए, कोई पद के लालच में जी, कोई सम्मान के लालच में जी, वैचारिक मतभेदों के कारण जी, कहीं ना कहीं लोग हमसे अलग होते रहे जी। और अलग होते सब ने अपने अपने हिसाब से सब प्रमुख बनते गए, सब काम करते गए, सब अलग अलग संगठन को अपने अपने हिसाब से चलाते रह गए। और आज अगर देखा जाए तो करीबन 10 से 12 करनी सेनाएं मध्य प्रदेश में काम कर रही है, जगह जगह पे करनी सेनाएं कर रही है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर करनी सेनाएं कितनी भी हो गई, लेकिन जो करनी सेना परिवार को जन सहयोग है जी, सामाजिक सहयोग है जी, वो मुझे नहीं लगता किसी संगठन को होगा। नहीं है, ये तो साफ तौर पे भी सभी को पता है कि ऐसा सपोर्ट
किसी भी जरिए से किसी को नहीं मिलता है। मतलब हमारे कहीं ना कहीं इरादे नेक है, काम करने का तरीका सही है जी, जो हमारे सामाजिक बंधु और हमारे युवा भाई और सबको लगता है, इसलिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं जी। हमने हमारे जीवन में जब भी किया आंदोलन किए, और आंदोलन में भीड़ जुटाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वहाँ लोगों के ऊपर मुकदमे भी लगते हैं, वहाँ कुछ होता है। लेकिन माँ करनी का ऐसा आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर, न कभी किसी भाई के ऊपर मुकदमे लगे, ना हमने शहर की कोई व्यवस्थाएं बिगाड़ी, ना हमने किसी चीज़ की क्षति होने दी। जी, अभी हम बात करते हैं करणी सेना के ऊपर। तो करणी सेना में कई राजपूत लोग हैं जो राजपूत होने के बावजूद भी करणी सेना का विरोध करते हैं और करणी सेना को नहीं मानते। करणी सेना वो ये मानते हैं कि करणी सेना शायद गलत कर रही है, आंदोलन कर रही है तो गलत कर रही है, बोल रही है तो गलत कर रही है। और कई लोगों के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि वो ये बोलते थे कि ये जो बेरोजगार होते हैं, जो फालतू होते हैं, वो करणी सेना में जाते हैं। तो उसको लेके आपकी क्या राय है? आपके दो सवाल है और दोनों सवाल का मैं जवाब दूंगा जी। इस जमाने में हर व्यक्ति को भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में कोई नहीं चाहता भगत सिंह अपने घर में पैदा हो। जी, एकदम सही बात बोली आपने। आंदोलनकारी चाहिए, हक अधिकार के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में चाहिए। उनका बेटा पढ़ाई करे, सुबह से शाम जाए, पढ़ाई करे और वापस घर आ जाए और घर आके बेटा रहे। उनके बेटे को आरक्षण चाहिए जी, लेकिन घर में बेटे बेटे चाहिए। तो इस तरीके के जो जयचंद लोग हैं, जो कहीं न कहीं समाज का आज से नहीं कई सदी कई पीढ़ियों से विरोध करते आए हैं, जिनने महाराणा प्रताप का विरोध किया है कि इनको क्या लेना देना, ये स्वाधीनता की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, क्या है थोड़ा हिस्सा मेवाड़ी तो एक अकबर को दे दो और आधे देश पे राज करो, जो ऑफर तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जिन लोगों के स्वाभिमान नहीं हो, जिन लोगों का आत्मबल खत्म हो चुका हो, उन लोगों के मुंह से अक्सर ये बातें आप सुनने को रहेगी और इन लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। दूसरी बात कि करणी सेना में गरीबों की सेना जी, वो गरीब नहीं है। जब करणी सेना की रैली निकलती है तो हजारों कारें आती है, किसी गरीब की औकात है कार लेके आ जाए? नहीं, बताओ आप। इंदौर जब भोपाल कार्यक्रम था, इंदौर से मैं 5000 कार लेके गया जी, मतलब वो 5000 कार वाले गरीब थे जी, वो गरीब नहीं है, वो समाज संगठन के प्रति समर्पित है। वो चाहते हैं कि नहीं यार हमारे समाज में ऐसी नीति बने, ऐसी रीति बने, हमारे भाई आगे बढ़े। जो अति पिछड़े भाई है, हर संगठन हर समाज में पिछड़े भाई है, जो अति पिछड़े भाई है, जो आंदोलन में नहीं आ सकते हैं, जो आंदोलन में आगे कल उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, तो उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। तो वो गरीब नहीं है, वो दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले लोग हैं, दूसरों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और लड़ने वाले लोगों को हमेशा लोग आतंकवादी कहते हैं, तो हमें आतंकवादी बोले तो भला, कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज के जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भूखे हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारी मस्ती में चलते रहते हैं, हम हमारे काम से काम रखते हैं। लेकिन राजपूत समाज के लोग ये बोलते हैं, सामाजिक मतभेद है ना जी, किसी ने बीजेपी का झंडा उठा रखा, किसी ने कांग्रेस का झंडा उठा रखा है, और हम करणी सेना वाले बीजेपी के विरोधी हैं और कांग्रेस के भी विरोधी हैं, तो उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पा रहे हो जी। आज हमारे कारण उनकी राजनीतिक रोटी सेक नहीं पा रही है, वो गर्म तवे पे रोटी नहीं सेक पा रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ कि आप किसी की राजनीतिक अस्तित्व खत्म करने की बात करोगे समाज में, आज समाज का उनके सपोर्ट खत्म कर दोगे, क्योंकि आप सही बात कर रहे हो, समाज आपके साथ हो गया जी, तो उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा यार। तो हमको अच्छा कैसे कह सकते हैं? पॉसिबल है कि उनसे अच्छी उम्मीद करें हम। एकदम सही बात है। अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है वीरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में। वीरेंद्र सिंह तोमर जी की एक न्यूज़ मैंने देखी थी, वीडियो देखी थी और सभी ने देखी होगी, जो कि बात करते हुए भी मतलब अंदर से एक बहुत बुरी चीज़ लग रही है। उनकी जिस तरीके से हालत की गई, जिस तरीके से उनको रोड पे ले जाया गया, वही वीरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने मोदी जी के भाई 2018 में मोदी जी के भाई से माफ़ी मंगवाई थी, लेकिन आज उनको जिस तरीके से पुलिस प्रशासन उनसे पेश आ रहा है और जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, उसके लिए करणी सेना क्या कदम उठाने वाली है या कुछ कर रखा है प्लान? वीरेंद्र सिंह तोमर तो मेरा सब पार्टी रहा है, सब भागी रहा है करणी सेना में जी, भाई है हमारा जी, लेकिन राजपूतों को शुरू से दबाने की, कुचलने की
जी, कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, क्योंकि हम जब भी बोल रहे हैं हमारे हक अधिकार की बात कर रहे हैं। जी। जब आप सरकार के खिलाफ कोई बात करोगे, सरकार के विरोध में कोई बात करोगे, किसी चीज से सहमत नहीं होकर बात करोगे, तो सरकारें आपको अपना पावर दिखाएगी, चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो, चाहे वो जीवन सिंह हो, चाहे ऋषिराज सिंह हो। जी, हमारे खिलाफ जो छप रहा है, हो रहा है, वो सब सरकारें करा रही है। जीवन सिंह जी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ गवर्नमेंट के कहने पे हुआ। जी, वीरेंद्र सिंह के साथ जो उसने क्या गलत किया? वही वीरेंद्र सिंह टैक्स पे ही बंदा है जी, वो हमेशा टैक्स पे करता है, एक अच्छी लाइफ जीता है जी, वो सामाजिक बंदा है, वो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, गरीब बच्चों का पालन पोषण करता है। तो इसमें क्या गलत है? बस उसकी गलती यह है कि उसने मोदी के भाई से सवाल पूछा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम किसी पदाधिकारी से सवाल नहीं पूछ सकते, हमारे मन की पीड़ा उनके सामने जाहिर नहीं कर सकते, कोई आए और हमारे समाज के बारे में गाली दे दे और हम सुनते रहे, जी, सही बात है। ये पॉसिबल है? बिल्कुल। या तो हमें मर जाना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो समाज के बारे में गलत बोलेगा, जो समाज को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, फिर वो चाहे किसी जात धर्म या पंथ का व्यक्ति होगा, उसको हमारा विरोध झेलना पड़ेगा। और रही बात वीरेंद्र सिंह की, तो वीरेंद्र सिंह अकेला नहीं है, हम उनके साथ में हैं। हम जल्दी एक तारीख डिसाइड करेंगे, हम छत्तीसगढ़ का घेराव करेंगे जी। हम उसको इस विषम परिस्थिति में अकेला थोड़ा ना छोड़ेंगे। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? जो देखिए, प्रशासन की जो कुनीति है, ये दबाकर राज करने की नीति है जी। कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को दबा देने की बात, जो आपके खिलाफ, हम खिलाफ क्यों बोल रहे हैं जी? आप अच्छा काम करिए, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे जी। आप किसानों के उचित मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, एमएसपी पे आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, भवन धन की योजना के ऊपर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप घोड़ा जैसी समस्याओं पे बात नहीं कर रहे हैं, आप रेवड़ी बांट रहे हो प्रदेश में, प्रदेश करोड़ों रुपए कर्जे में डूबा हुआ है, आप रोजगार के विषय पे बात नहीं कर रहे हो, आप रोजगार अवेलेबल नहीं करवा रहे हो। आज कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं विफल हो जी, तभी प्रदेश या देश में इस तरह के हालात बन रहे हैं जी। दिल्ली में 3 दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ है जी, वो सरकार की कहीं न कहीं विफलता है जी। इसके पहले भी हमने गवर्नमेंट देखी है, 40 साल 42 से 45 साल का हमारा अनुभव है, हमने गवर्नमेंट देखी है। पहले अगर कोई ब्लास्ट होता था, मुंबई कांड हुआ, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया जी। हमारे अब इस्तीफे क्यों नहीं हो रहे? चाहे पुलवामा हो, चाहे बॉम्बे हो जी, चाहे दिल्ली हो, अब इस्तीफे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इन लोगों ने अपनी बपोती बना दिया है सीट को। या तो आप जवाबदार लोग अपनी जवाबदारी निभा नहीं पा रहे हो, जब आप नहीं निभा पा रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर हमको आंदोलन के रूप में, फिर कहीं ना कहीं हमको विरोधाभास के रूप में हमें तो आगे आना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। और जनता को जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जनता को जागरूक होना चाहिए। राष्ट्रवादी विचारधाराएं आपकी अपनी विचारधारा है, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। हमने आज तक जीवन में किसी के बाप में ताकत नहीं जो हमसे कोई गलत बुलवा दे। बिल्कुल, राष्ट्र हमारा है, हमने सब कुछ इसके लिए न्यौछावर किया है। तो जनता को सोचना चाहिए कि देश के लिए हम क्या कर सकते। कोई आके आपको ये थोड़ी ना बताएगा कि आप बीजेपी में हो तो आप राष्ट्रवादी नहीं तो आप राष्ट्र विरोधी हो जी। बिल्कुल, कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी का झंडा डिसाइड करेगा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ या राष्ट्र विरोधी हूँ जी? ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना भैया। आतंकवादी को गले लगा घूम रहे हो, जो देशभक्ति उनको आप रोड पे वीरेंद्र सिंह जैसे को आप मार रहे हो। बिल्कुल सही बात है, जो देश का गर्व है जी। आज के समय में सामाजिक तौर पे आंदोलन ही सबसे प्रभावशाली तरीका है सरकार से बात मनवाने का? नहीं, आंदोलन इसलिए है कि एक वैचारिक मतभेद है जी। जब देश आजाद हुआ तब भगत सिंह जी भी हुए जी, चंद्रशेखर आजाद भी हुए जी, और गांधी जी भी हुए जी। गांधी जी शांतिपूर्ण तरीके से देश को आजाद कराना चाहते थे, उन्होंने अपने योगदान पूरे दिए, लेकिन हमारे विचार गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते। हो सकता है वो महान आदमी है, उनके विचारों से हमारे विचार मेल नहीं खाते। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की विचारधाराओं के लोग हैं, और हमें तो ये पता है कि अगर किसी ने हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारा सारा मुंह तोड़ देंगे, दूसरे गाल पे हमारे पास खाने की हिम्मत नहीं है। और ऐसे चरके से आज़ादी तो नहीं मिल सकती थी। और वर्तमान में भी अगर हम शांति, हम 2 महीने तक भूखे मरेंगे तो भी हमारी कोई सुनने नहीं आएगा। बिल्कुल, चलते हैं आप और अपन दोनों अनशन पे अभी बैठ जाते हैं, देखते हैं हमारी बात कौन मान रहा, किसी एक मुद्दे पे बैठते हैं, अपन मर भी जाएंगे तो कोई नहीं आएगा। और 2 दिन बाद आएंगे, नेता अपने ऊपर 2 फूल चढ़ा के घर चले जाएंगे जी। तो ऐसा बलिदान किस काम का? सही। तो आंदोलन का काम आंदोलन करता है, एकदम सही बात है। तो हम देख रहे हैं करने से ना आगे भी आंदोलन जारी रखने वाली हैं चीज़ों को लेके, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती। जिन ज्वलनशील मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं जी, उन मुद्दों को लेके हम हमेशा काम करते रहेंगे जी।
जैसे कि अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भोपाल में आंदोलन हुआ है। भोपाल में आंदोलन होने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं जी, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है। तो क्या करणी सेना पे उससे कुछ फर्क पड़ा है मोहन यादव जी के आने से? नहीं, हमें व्यक्ति के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आज मोहन यादव जी अगर अच्छा करते हैं, अच्छा करेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन वो भी उन्हीं परिपाटियों से चल रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ ये जरूर हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा व्यक्ति था जो हमने बड़े बड़े आंदोलन किए, कभी हमारे मुखिया के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ। जी। हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की गई। जी। लेकिन अब हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, झूठे मुकदमों में हमको फंसाया जा रहा है। हमारा आए दिन हमारे ऊपर नए नए मुकदमे बन रहे हैं, झगड़ा कौन कर रहा है, बात किसकी हो रही है, और हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जी। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सही नहीं है। इस तरह की तानाशाही नहीं चल सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप और हम सबको पूर्ण अधिकार है अपना हक, अधिकार और मत की बात करने का। जी। अभी किसानों को लेके भी आपने एक ट्रैक्टर रैली निकाली थी। जी जी। तो उससे किसानों को कुछ फायदा हुआ, कुछ फायदा पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? जी। आप एक बात बताइए कि जन समर्थन कैसे मालूम पड़ता है? जी। बीजेपी ने रैली निकाली, 200-300 ट्रैक्टर थे। जी। कांग्रेस ने रैली निकाली, 50-100 ट्रैक्टर थे। जी। और हमने रैली निकाली, 1100 प्लस ट्रैक्टर थे। फर्क तो आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कितने लोगों को आपको समर्थन मिल रहा है, वो बड़ी बात होती है। हमारे मुद्दे ने के हमें क्या लेना देना, लेकिन क्यों? क्योंकि हर जात समाज में किसान का बेटा हूँ जी, और हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब किसानों से जुड़े हुए हैं। हमारे अन्नदाता के सम्मान के लिए हम रोड पे आए। आज कहीं ना कहीं यही कारण था कि कैबिनेट में किसानों की बात रखी गई। ग्रीन फील्ड को कलेक्टर ने अभी किसानों को बुलाया और कहीं न कहीं उसको उचित मुआवजा देने की बात हुई है जी। उसमें संशोधन हुआ है गाइडलाइन में और उचित मुआवजे की बात हुई है। उस रैली का ही प्रभाव रहा है जी। मतलब फर्क साफ दिखता है। साफ दिखता है जी। संख्या बल प्रभाव डालती है जी। समाज के हित में किए गए कितने ही कार्य आपने किए हैं और आंदोलन किए हैं, उसमें बहुत बार क्या होता है कि समाज ही करनी सेना को गलत समझ लेता है। तो उस समय आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? मैं तो एक चीज़ देखता हूँ कि विरोध होता रहता है जी। विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जब 100 लोग में से 85 लोग अगर आपकी बात कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो 15 लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एकदम सही बात है। बहुमत जिसकी तरफ है हम उसकी तरफ जाते हैं। जिस दिन 85 लोग हमारा विरोध करने लग जाएंगे उस दिन हम समाज का काम करना बंद कर देंगे जी। उस दिन हम घर बैठ जाएंगे। लोगों को लगता है कि राजपूत समाज की करनी सेना सिर्फ राजपूत समाज के लिए ही सोचती है, बाकी के समाज को वो नीचा दिखा रही है। लोगों को लगता है, हाँ, बहुत लोगों को लगता है और बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये चीज़ सुनी भी है खुद भी, कि राजपूत करनी सेना सिर्फ अपनी समाज का सोचती है, दूसरे व्यक्तियों को नीचा दिखाती है। देखिए राजपूतों ने कभी भी अपने समाज के बारे में जी एक तरफा नहीं सोचा। जी। करनी सेना 36 कौम की रक्षा के दायित्व लेती है जी। 36 कौम की बात करती है जी। और 3600 कौम में जी जो भी समस्या होती है उसमें खड़ी रहती है। जी। चूँकि एक हमारे ऊपर टैगलाइन लगी हुई कि क्षत्रियों की करनी सेना है, जबकि आज की तारीख में आप देखें तो हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसान राजपूत भी है, किसान सर्व समाज का भी है जी। हम आज की तारीख में छात्रों की बात कर रहे हैं तो छात्र राजपूत भी है, छात्र सर्व समाज का भी है जी। हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं तो बेरोजगार राजपूत भी है, बेरोजगार सर्व समाज का भी है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम समाज की बात करते हैं, चाहे वो किसी जात धर्म या पंथ का क्यों ना हो। जी। हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा गलत है तो उसका विरोध खुल के करते हैं, चाहे फिर हमारा भाई गलत क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है। और सही है तो हम खुल के डट के रहते हैं, चाहे फिर हमारा भाई के साथ फिर कोई हिम्मत नहीं कोई कुछ कर सके। तो ये कहीं ना कहीं मानना गलत है कि करनी सेना सिर्फ राजपूतों की है। हाँ, राजपूत हम हैं जी, तो कहीं ना कहीं हम राजपूतों की बात करेंगे जी। जिस समाज जात धर्म में हम पैदा हुए हैं। क्यों नेता नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी सरनेम है ना, अगर उनको राष्ट्र की इसी चिंता है तो अपना सरनेम हटा दे। बिल्कुल सही बात। मोहन यादव जी यादव है ना, तो जिस जात ने हमको जन्म दिया जी, बचपन से जिस कल्चर में हम पढ़े बड़े और बड़े हुए हैं जी, तो वो टैगलाइन तो हमारे साथ चलेगी और कोई गलत नहीं है जी। चलना भी चाहिए। जब आंदोलन हुआ था तो हमने देखा था कि भीम समाज के लोगों ने राजपूत समाज का विरोध किया था और विरोध करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। मतलब हमने न्यूज़ में देखा था एक तरफा विरोध भीम सेना के द्वारा राजपूतों के लिए हुआ था।
तो उनके मन में क्या राजपूतों को लेके? नहीं, वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गए थे जी। मिसगाइड कैसे हुए? उनको ये लगा कि करणी सेना आरक्षण का विरोध कर रही है। जी जी जी, ये हम सवाल आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं जी। हमने जब भी कहा, ये कहा है कि आरक्षण को समाप्त मत करो, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू कर दो। और कहीं ना कहीं ये सही भी है। जो आज से 75 साल पहले आरक्षण की नींव रखी गई थी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण को लागू किया था जी। उस समय उनके समाज के लोग, दलित लोग, पिछड़े, अति पिछड़े और समाज से वंचित थे। उसकी विचारधारा, उस समय की स्थिति के हिसाब से उन्होंने आरक्षण को 10 साल के लिए 1950 में लागू किया था जी। वो 10 साल से 75 साल तक चलता रहा, उसमें कोई नया संशोधन नहीं हुआ। तो हमने ये मांग करी है कि अब हर समाज, समानता के नाम पर राजपूतों ने अपने सारी जमीन जायदाद किले दे दिए, हम भी एक आम आदमी नागरिक की तरह बन गए। आज हमारे पास में क्या है? जब पूरी धरती हमारी थी, पूरा भारत देश हमारा था, तब हमने समानता के नाम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश में सबको दे दिया, तो फिर आरक्षण जैसा ज्वलनशील मुद्दा क्यों? तो हमने ये कहा है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू कर दो। जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जात, धर्म और पंथ का क्यों ना हो। और जो सक्षम है जी, उसको जरूरत नहीं। मुझे जरूरत नहीं। मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से मंच पे कहा है, मुझे और मेरे बच्चों को आरक्षण की जरूरत नहीं है, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए जी। तो हमने बोला, नेताओं ने उनको कुछ गलत तरीके से बताया, जबकि वो सब हमारे भाई लोग हैं जी। उन्होंने हमारा विरोध किया। वो उनके बात को लेके विरोध कर रहे थे, हम हमारी बात को लेके विरोध कर रहे थे। वो उनकी जगह सही, हम हमारी जगह सही है जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपने जो चीज़ क्लियर की है, बहुत ज़रूरी थी। समाज में आज भी एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि करणी सेना आरक्षण के खिलाफ है, और दिखाया भी यही गया है कि आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है, और आज इस चैनल के माध्यम से और आपके द्वारा लोगों को ये चीज़ पता चलेगी। करणी सेना आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आज के समय में राजपूत का एक गरीब जो बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, आर्थिक मदद सरकार से उसको मिल नहीं पा रही है, पढ़ नहीं पा रहा है, भूखे सो रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो राजपूत है, इसलिए उस सरकार उसकी मदद नहीं कर रही। जात पात के नाम पर प्रतिभाओं के पांव में जंजीर नहीं बांध सकते। बिल्कुल आप विकसित भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए आपको, तो आपको ये जो कुरीति है इनको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आपको प्रतिभाओं को सम्मान देना पड़ेगा जी। आपको घोड़ों को घोड़ों की रेस में दौड़ाना पड़ेगा, गधों को गधे की रेस में दौड़ाना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण या राजपूत है तो उनमें सब घोड़े ही, उनमें भी गधे हैं जो लायक नहीं किसी के भी। बिल्कुल सही बात है ना? दूसरे समाज में भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो पढ़ के आगे बढ़ते हैं, अपने समाज की बात करते हैं जी। तो कम से कम जो कुरीति है उसका विरोध होना चाहिए, और खुल के होना चाहिए, और आम जनता को भी करना चाहिए। हमारे सामाजिक कुरीति थी जिसका हमने विरोध किया जी। सती प्रथा, विधवा प्रथा, दहेज प्रथा, इनका हमने खुल के विरोध किया जी। आरक्षण को लेके फिर से हम एक आंदोलन देख रहे हैं। आरक्षण तो हमारी मुख्य मांग है, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाए जी। हरदा में भी 23 सूत्री मांगों में एक मांग, हमारी प्रथम मांग तो वही है जी। एट्रोसिटी एक्ट जैसे ज्वलनशील मुद्दे बिना जांच के आप किसी के अंदर नहीं कर सकते जी। जब कसाब जैसे आतंकवादी ने पूरे मुंबई में हाहाकार मचा दिया तो भी सरकार ने 3 साल तक उसको पाल के रखा जी। और जब उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ उसके बाद उसे फांसी पे चढ़ाया गया। तो किसी के कह देने मात्र से ही आप किसी पे एट्रोसिटी एक्ट लगा के उसको जेल में डाल दोगे, तो ये तो गलत है। और रही बात अगर हम किसी जात धर्म के विरोधी होते तो अभी MY चूहा कांड हुआ था जी, एक MY चूहा कांड हुआ था। जवाबदार व्यक्तियों को उसके ऊपर ताकत के साथ बात करना थी। बिल्कुल। हम जैस के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के करणी सेना परिवार खड़ा रहा है जी। हमने उनके साथ पैदल मार्च किया है, हमने मोर्चे पे डटे रहे हैं जी। अगर यही जात पात की बात होती, मैं राजपूती करता, तो फिर मैं जैस के भाइयों के साथ, वो मासूम बच्चे जिनने जन्म लिया वो किसी जात के थोड़ा ना थे। बिल्कुल सही। मानवता के नाते मेरा अधिकार बनता है उनके साथ खड़े रहना, उनको न्याय दिलाना जी। जब शासन प्रशासन अन्याय पे उतर आए, लोग मानवता भूल जाए, और कहीं ना कहीं जब भी मानवता की बात आएगी, मानवता पे आँच आएगी, तो हम ताकत के साथ खड़े रहेंगे। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े, और जीवन पर्यंत खड़े रहेंगे जी। एक अभी की बात है, सुबह 2 घंटे पहले शूट शुरू होने के पहले मैंने आपकी एक पोस्ट देखी जिसमें आपने लिखा कि 15 नवंबर को देपालपुर में जो आपकी मीटिंग है उसके बाद आप मीटिंग नहीं रखने वाले हैं, वो आपकी आखिरी मीटिंग है पारिवारिक कारण से।
और उस पर मैंने कमेंट्स जब देखे तो उसमें से आपके फैसले से कोई सहमत ही नहीं था। मेरी कुछ अपनी समस्याएं थी जी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पिछले कई समय से ना अपने परिवार को समय दे पा रहा हूँ जी। मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग हो रहे हैं जी। उन सबको लेके सुबह सुबह मुझे लगा कि नहीं यार, मैं अब इसके बाद में संगठन का काम थोड़ा होल्ड कर दूंगा। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि हरदा के कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। आप उपस्थित रहेंगे, है ना जी। तो मेरे मनभेद या मतभेद नहीं है वो जी। लेकिन फिर वो जब मैंने पोस्ट डाली उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अपने ही लोग नाराज़ हो रहे हैं, अपने ही लोग अपना विरोध, वो कह रहे दादा आप नहीं करोगे तो हम भी नहीं, मतलब एक गलत दिशा में वो पोस्ट जाने लग गई थी। पोस्ट जा रही है। तो अभी तो मेरा मोबाइल बंद है जी। इस कार्यक्रम से उठने के बाद वो पोस्ट सबसे पहले हटाना पड़ेगी, जिस हिसाब से प्रेशर और आपने भी पूछ लिया है। जी। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं हरदा के लिए नहीं जाऊं, लेकिन हो जाता ना कि आदमी बहुत ज़्यादा थकान से महसूस होती है, रहता है। 10 साल से काम कर रहे हैं जी। हाँ, 10 साल से इंदौर में जिस ताकत के साथ काम कर रहे हैं किसी की औकात नहीं उतना काम कर सके। मेरे कुछ शब्द गलत हो सकते हैं जी। क्यों इतनी ताकत से क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने दिन रात काम किया है जी। तो थक गए थोड़ा सा जी। जो नए चेहरे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपकी बात से कोई भी राजपूत समाज का सहमत नहीं है तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि वो पोस्ट जरूर आप हटाएं और कार्य में अभी लगे रहे। अभी ज़रूरत है, सेना को भी बहुत ज़रूरत है आपकी इस चीज़ को लेके, तो आप कार्य में लगे रहे। बिल्कुल जी। जीवन सिंह जी ने चुनाव लड़ा जिसमें 43,000 वोट आपने उनको बताया कि आए। आपको क्या लगता है कि जीवन सिंह जी फिर से चुनाव में खड़े होने वाले हैं? देखिए, जो हमारी मांगे हैं जी, वो हमें ये तो पता चल गया है कि आप सिस्टम के बाहर रह के अपनी बात नहीं मनवा सकते। जी। अगर हमें अपनी बात मनवाना है तो सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, असेंबली में जाना पड़ेगा, हमें सदन में जाके हमारी बात रखनी पड़ेगी, तभी हमारी बात मानी जाएगी। जी। अभी तक हमारा टारगेट था जीवन सिंह जी को सदन में पहुंचाना है जी। लेकिन अब आने वाले भविष्य के निकटतम चुनाव में जी हम कोशिश करेंगे कि हमारे बीच से ज़्यादा लोग चुन के वहाँ जाए। जी। जीवन सिंह जी के नेतृत्व में वो लोग वहाँ खड़े हों, वहाँ बैठे और अपनी बात रखें। जी। और जिस ताकत से हमें बात रखने की आदत है, हमें विश्वास है कि हमारी जो मांगे बाहर नहीं मानी जा रही वो अंदर हम सब मनवा लेंगे। जी। भीमराव अंबेडकर को लेके लोगों के मन में काफ़ी बातें हैं कि राजपूत जो व्यक्ति है वो भीमराव जी को बिल्कुल नहीं मानता है या भीमराव जी से बिल्कुल सहमत आज तक नहीं है, आज भी रूठा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भीमराव अंबेडकर उस ज़माने में अगर लंदन में जाके उन्होंने पढ़ाई करी तो क्या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी जिससे वो पढ़ सकते थे? जी। भीमराव अंबेडकर जी को उस समय गायकवाड़ राजा ने समर्थन किया, जी। राजपूत क्षत्रिय भाई ने समर्थन किया, जिससे वो बाहर गए, वहाँ पढ़ाई करी, उन्होंने हायर एजुकेशन करी, जो कि देश का संविधान लिखने में उनकी मुख्य भूमिका रही है। जी। तो राजपूत कभी भी किसी जात धर्म का विरोधी नहीं है, न भीमराव जी अंबेडकर का साहब का विरोधी है। जब अंबेडकर जयंती आती है तो हम माल्यार्पण करते हैं। जी। अंबेडकर जयंती आती है तो हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जी। हमारे जितने भी वाल्मीकि समाज के बंधु हैं, अंबेडकर समाज के बंधु हैं, उनके साथ में रहते हैं। जी। उनसे हमारे अच्छे संबंध, अच्छे व्यवहार है, उन संगठन लोगों से हमारे अच्छे संबंध है। हम व्यक्तिगत विरोध किसी का नहीं है। जी। ना हमारी ऐसी मानसिकता है, ऐसे विचार है कि हम किसी व्यक्ति का, किसी जात का, किसी का विरोध करें। जी। तो एक कुछ अब मैं अपने जात की बात करूँगा और कोई ये मान ले कि भैया वो दूसरे की जात की बुराई कर रहा है, तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जी। महाराणा प्रताप ने कहा था कि सम्मान की भूख राजपूतों में हमेशा रहेगी और अगर सम्मान पे बात आएगी, स्वाभिमान पे बात आएगी तो हम भूखे रहने को भी तैयार हैं। आज का युवा, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी सेना के नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको तो आज का युवा क्या सोचता है इन चीज़ों के लिए? आज युवा की सोच है कि वो भूखा रहने को भी तैयार है स्वाभिमान के लिए। देखिए, राजपूतों में कहीं ना कहीं अगर वास्तव में नस्ली है तो उसके अंदर स्वाभिमान की भूख तो होना चाहिए। जी। और स्वाभिमान अगर उसका जिंदा है जी तो जीने का मतलब भी इस देश में, इस धरती पे जी कुत्ते जैसा जीवन जीने से क्या मतलब है? एकदम से 4 दिन भूखे रहो, लेकिन जब खाओ तो अपने पसंद का खाओ ना। जी सही बात। घर घर जाके अपन भीख मांगो, 2 जूते देखोगे भगाते, ऐसा जीवन किस काम का? जी। तो राजपूत क्या हो तो हर जात के, हर व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए। उसमें जात पात कहाँ बीच में आ गई? एकदम सही बात है। सभी के इसमें स्वाभिमान, हाँ, जात पात बीच में कहाँ? स्वाभिमानी होना चाहिए। बिल्कुल। अहंकार एक अलग चीज है, लेकिन स्वाभिमानी होना चाहिए। और अगर आपका स्वाभिमान
है, आपके अंदर आपका स्वाभिमान जिंदा है जी। तो आप अच्छे से सिर उठा के जी सकते हैं। जी और आपका स्वाभिमान मर गया तो फिर आपको जीने से मतलब नहीं, आप वैसे ही जिंदा लाश हैं, आप मरे हुए हैं। जी। 21 दिसंबर को जीवन सिंह जी भी मौजूद रहेंगे हरदा में, और करनी सेना की पूरी टीम, आपने बताया कि 10 लाख से ज़्यादा लोग हरदा में एकत्रित होने वाले हैं। तो जीवन सिंह जी की सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा सवाल मन में है, क्योंकि अभी अभी जो चीज़ें चली है उसके हिसाब से जीवन सिंह जी, आप और करनी सेना और करनी सैनिक कितने ही जो जाते हैं रास्ते में, उनकी सुरक्षा को लेकर करनी सेना ने कुछ सोचा है? क्योंकि हरदा में जब जाएंगे भीड़ होगी, एकत्रित कितने सारे लोग होंगे, 10 लाख, तो वहाँ पे हमला होने के भी पूरे चांस हम मान सकते हैं। देखिए, मेरा और जीवन सिंह जी का एक विचार सेम है जी। जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है जी। उसी परमात्मा का दायित्व बनता है कि वो हमें कब, कहाँ, कैसे उठाएगा। जी। जब जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, तो इन विषयों पर ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितनी भी सुरक्षा कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, जब आपकी आ गई होगी तब आ जाएगी। एकदम ये बात तो सही है। कायरो जैसा डर डर के घर में नहीं रह सकते। जी। जितनी बची है अच्छे से जिएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, अपने दम पे जिएंगे। और रही जीवन सिंह जी की सुरक्षा की बात, तो 10 लाख जहाँ पर जीवन सिंह जी के भाई खड़े हो, किसी की मजाल जो साला बीच में आ जाए? बिल्कुल सही बात है? लगता है आपको किसी की ऐसी मजाल होगी या किसी को औकात होगी जो बीच में आके और जीवन सिंह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा? या 2 किलोमीटर दूर से भी कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोशिश कर भी ले तो क्या वो जिंदा बच पाएगा? जी। फिर ये भाषा बोलूंगा तो लोग बोलेंगे ये तो गुंडा है, किसी को समझाऊंगा तो बोले धमका रहा है, अपने हक की बात करूंगा तो बोले चमकाता है। सही बात है। तो मैं जब करनी सेना में नहीं था उसके पहले मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। जी। मैं जितनी कंट्री घूमना थी मैं घूम ही आया। जी जी जी। मेरे जितने काम करने थे मैंने सब कर लिए, लेकिन जब से करनी सेना में आया उसके बाद मेरे ऊपर 6 मुकदमे हो गए। जी। और एक भी मुकदमे में मैं उपस्थित नहीं हूँ, सारे फर्जी मुकदमे हैं। जी। एक भी मुकदमे में मैं वहाँ पर नहीं हूँ, उस जगह जिस जगह के मुकदमे लगे हैं ना वहाँ मैं नहीं हूँ। सारे फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर, मतलब मैं आदतन अपराधी तो हूँ नहीं। जी। है ना, मैं संगठन का काम कर रहा हूँ, संगठन का काम कर रहा, सरकार का विरोध हुआ, सरकार ने मेरे पर मुकदमे रख के, और होता है सरकारों की नीति होती है कि जो आपके खिलाफ जा रहा है उसको कैसे दबाया जाए। जी। दबाने की कोशिश करी, वो बात अलग है, हम दबे नहीं। जी। तो जीवन सिंह जी की सुरक्षा की जवाबदारी है, और एक सरकार को वैसे आगे बढ़ के उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन सरकारें तो उनके विरोध में जा रही है, उनके जो सुरक्षाकर्मी उनको हटाने की बात कर रही है। जी। उनके वेपन्स हटाने की बात की जा रही है। जी। तो ये सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीति गलत है, रीति और नीति सही नहीं है आपकी, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से आपको कोई मैसेज मिला है कि हरदा, क्योंकि काफ़ी ये बात फैल चुकी है कि हरदा में 21 दिसंबर को एक आंदोलन होने वाला है फिर से राजपूत करनी सेना के द्वारा, तो प्रशासन से आपको कोई मैसेज मिला है या उन्होंने रुकने की आपको कुछ चेतावनी? प्रशासन के लोग तो चाहेंगे कि आंदोलन ना हो। जी। अगर किसी राज्य में कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उस राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री की फेलियरिटी ऊपर दिखती है राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को। जी। तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में कोई बड़े आंदोलन हो। जी। लेकिन इस बार हम झूठा आश्वासन में नहीं फंसेंगे। जी। हमारी जो बात है, हमारी जो मांगे हैं, वो हम पूरी मनवा के ही उठेंगे। जी। क्योंकि बात में फिर हमें फेस करना पड़ता है मार्केट में कि आप अपनी बात नहीं मनवाई, आप उठ के आ गए वहाँ से। जी। तो जो भी संगठन का डिसीजन होगा इस बार ताकत के साथ में होगा और पूरी मनवा के उठी जाएगी, पूरी संगठन की बात मनवाई जाएगी। जी। राजस्थान में भी जो राजस्थान में करनी सेना है, महिपाल मकराना जी की टीम जो है, राजस्थान में अक्सर मैंने देखा है कि राजस्थान में करनी सेना को बहुत दबाने की कोशिश की जा रही है। करनी सेना को हर जगह दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। जो अपनी आवाज ताकत के साथ उठाएगा जी, उसकी आवाज सनातन काल से दबाने की कोशिश की जा रही है। जी। पहले भी राक्षस होते थे, बिल्कुल होते थे, जो बड़े बड़े गुरुदेवों के यज्ञ ध्वस्त करते थे। जी। उनके मंत्रोपचार को बंद किया करते थे। जी। तो वो राक्षस प्रजाति खत्म नहीं हुई है। जी। वो आज भी है। जी। चाहे स्लीपर सेल के रूप में हो, जी, पाकिस्तानी आतंकवादियों के रूप में हो, जी, या जो भी गलत तरीके से काम करता है वो। जी। मतलब राजस्थान में जो मैंने सुना है, अभी काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि राजस्थान में करनी सेना को उस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है कि
अगर करणी सेना का गाड़ी पे बोर्ड लगा हुआ है तो गाड़ी रोकी जा रही है, और ऐसा मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं जगह पे हो रहा है कि गाड़ी का अगर आगे करणी सेना का बोर्ड लगा हुआ है तो गाड़ी रोकी जा रही है कि इसको हटाओ। देखो प्रेशर तो बनेगा जी। जब आप कोई बीड़ा उठाते हैं, कोई काम करने की रीति नियत लेके बाहर निकलते जी। हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर तो बनाएंगे। और मुझे नहीं लगता करणी सेना के लोग इससे छोटे मोटे प्रेशर से दबते होंगे। नहीं, दबते तो कोई भी नहीं है। किसी की ताकत नहीं जो करणी सेना की प्लेट हटवा दे। जी। मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मैं इंदौर की बात नहीं करता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में किसी की इतनी बिसात तो नहीं है जो करणी सेना पे किसी गाड़ी पे प्लेट या होर्डिंग लगे और उसको हटा दे। जी। प्रशासन को आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? चेतावनी तो क्या देंगे प्रशासन को? 21 तारीख हरदा में मिलेंगे। आपने जो करणी सेना के प्रमुख मुखिया के ऊपर, आपने करणी सेना के पदाधिकारी और सर्व समाज के लोग के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है जी, इसके परिणाम तो आपको भुगतने पड़ेंगे। जी। जो बात शांतिपूर्ण तरीके से हो सकती थी, जी, जिस विषय पे चिंतन हो सकता था, जी, मनन हो सकता था, जी, बातें मानी जा सकती थी, जी। आपने उसको उग्रता का रूप दिया। आपने निर्मम तरीके से आपने करणी सैनिकों के ऊपर लाठियां भांजी। आप लोगों ने छात्रावास में घुसकर बच्चों के ऊपर जो अत्याचार किया है, और कम से कम हम लोग उस चीज को तो नहीं भूल सकते। हम जीवन सिंह जी के ऊपर जो लाठी बरसाई वो भूल सकते हैं, जी। करणी सैनिकों को जो लाठी मारी वो भूल सकते जी। हैं, लेकिन जो मासूम बच्ची और बच्चों के साथ में अत्याचार हुआ है उसको हम नहीं भूल सकते। उसको भूल जाए तो फिर हमें जीने का अधिकार नहीं, हम क्षत्रिय कहलाने का अधिकार नहीं है कि हम किसी के हक और अधिकार के लिए ना लड़ पाए। जी। तो इसके दुष्परिणाम तो सरकार को भुगतने पड़ेंगे। तो प्रमुख मुद्दा 21 दिसंबर का क्या है? हमारी 21 सूत्री मांगे जो पुरानी है वो तो है ही सही। जी। उसमें जो 2 पुलिसकर्मी हैं उन्हें इन्होंने लिपापोती करके एसपी और इनको स्थानांतरित किया, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया। जी। जो मुख्य पुलिसकर्मी हैं उनको वहीं यथावत रखा। वो आज भी हमारे करणी सैनिक भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। वो बड़े दाव के साथ वहाँ पर घूम रहे हैं। जी। जिन पुलिसकर्मियों ने निर्ममता से छात्रावास में लाठीचार्ज की, उनके वीडियो भी हमने वहाँ पर दिए, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ है, उन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सामाजिक बंधु वहाँ पर परेशान है, संगठन के लोग वहाँ पर अभी परेशान। पुलिस कहीं न कहीं चलता फिरता गुंडे बन गई है। जी। रक्षक अगर भक्षक हो जाए तो कहीं न कहीं फिर पतन की ओर चला जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे रक्षक है और आप जी मेरे भक्षक हो जाएंगे तो फिर कैसे जिंदा रह पाएगा कोई व्यक्ति? एकदम सही बात है। तो हरदा में 21 तारीख को करणी सेना पहुंचेगी। मैं आपके माध्यम से सभी मेरे जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं जी, उनको एक निमंत्रण देता हूं। जी। किसी कारणवश अगर हम आपके बीच में नहीं उपस्थित हो पाए, किसी कारणवश अगर हम आपको किसी माध्यम से सूचना नहीं दे पाए, तो इस माध्यम से आप लोगों को 21 तारीख के दिन हरदा में अधिक से अधिक 21 दिसंबर को हरदा में स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, छात्रावास में उन बच्चों के जो ऊपर अत्याचार हुआ है उसके लिए, हमारे भाइयों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसके लिए, खुद के सम्मान के लिए एक दिन आपको निकल के वहाँ पर आना पड़ेगा और आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, भविष्य में कोई हमारे समाज या संगठन या व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी लाठीचार्ज ना कर पाए, कोई ऐसी निर्ममता से लाठियाँ ना भांज पाए। तो हमें एकजुट होकर आना पड़ेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में सर गिनाने की बात है, काटने की बात होती तो हम क्षत्रिय सक्षम हैं, हम कभी भी किसी भी मोड़ पे किसी का सर काट सकते हैं, लेकिन अब सर गिनाने की बात है तो सर गिनाने के लिए सबको वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। तो हम ये माने कि 21 तारीख को जो हरदा में आंदोलन होने वाला है वह करणी सेना का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। हाँ, करणी सेना ने अभी तक जितने आंदोलन किए हैं हर आंदोलन उसका हमने जितनी बार रिकॉर्ड तोड़े, हमने खुद के रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी। हमने रतलाम का रिकॉर्ड उज्जैन में तोड़ा, जी। उज्जैन का इंदौर में, इंदौर का भोपाल में और भोपाल का हरदा में। जी। माँ करणी का ऐसा आशीर्वाद है क्योंकि हमारी रीति और नीति दोनों सही है। जब आपकी रीति, नीति और नियत सही होती है तो संगठन, समाज आपके साथ ताकत के साथ खड़ा रहता है, जन सैलाब आपके साथ खड़ा रहता है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो करणी सेना क्या कदम उठाएगी? समय काल परिस्थिति उस समय जैसी बनेगी, जी, कोई प्री प्लान नहीं है, उस समय जैसी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। हम करणी सेना को दिल्ली में देख रहे हैं। बिल्कुल, आप दिल्ली में हमें देख रहे हैं आंदोलन के रूप में या सरकार के रूप में? आप हमें दिल्ली में देख रहे हैं या तो आंदोलन के रूप में या सरकार के रूप में। बस बहुत मतलब मन में ये सवाल था
पर्सनली मेरे जनता का पता नहीं, मेरे मन में ये जरूर सवाल था कि हम करणी सेना को दिल्ली में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम या तो आंदोलन के रूप में उपस्थित रहेंगे या लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली जाएंगे। जी, बस सबसे बहुत अच्छा रहा ऋषिराज सिंह जी से आपसे बात करके, आपसे चीज़ें की जानकारी लेके। करणी सेना को लेके मन में ये पॉडकास्ट जो भी देखेगा करणी सेना को लेके, उसके मन से कहीं गलतफहमियां दूर होगी, जो गलतफहमियां मन में लेके बैठे थे। और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा जो हमारी समाज के होकर करणी सेना का जो विरोध कर रहे हैं, हमारी समाज के होकर, वो कृपा कर अगर साथ नहीं आ सके तो विरोध भी नहीं करें। आपके साथ हमारा समय बहुत अच्छा रहा ऋषिराज सिंह जी, धन्यवाद, आप यहाँ आए। धन्यवाद।